नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं दुर्गेश कुमार श्री करणी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया। आज अपन लोग हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी व्याकरण मैं आज से शुरू करूँगा और रेगुलर क्लासेस जो है अपनी वो होगी। देखो, हिंदी व्याकरण की इम्पोर्टेंसी बहुत अधिक रहती है। जैसे राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम्स है उसमें हिंदी व्याकरण का सिलेबस सबसे अधिक रहता है, वेटेज अधिक रहता है। साथ ही साथ जो 6 to 12 में बहुत रामबाण साबित होने वाली है। जो भी भाई बंधु क्लास 6 से लेकर 12th तक जो किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं वो भी इस वीडियोस को देख सकते हैं। और जितने भी बड़े बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आरएस हो गया, जितने भी इसके अलावा छोटे छोटे जो भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए भी ये मेरी क्लास रामबाण साबित होने वाली है। मैं आज पढ़ाऊँगा हिंदी ग्रामर में फर्स्ट टॉपिक है भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय। इसमें अपन लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्या होती है भाषा, क्या होती है बोली, भाषा बोली में क्या अंतर होता है, और जो लिपि क्या होती है, किन किन भाषाओं की कौन सी लिपियाँ होती हैं, लिपि क्या होती है, सब अपन लोग अपन लोग पढ़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आज के बाद रेगुलर क्लासेज आएगी और मैं धीरे धीरे करके पूरे ढंग से, पूरी लगन के साथ, पूरी प्रयत्न के साथ मैं पूरी व्याकरण पढ़ाने की कोशिश करूँगा। एक बार पुनः सभी को नमस्कार, जय हिंद, राम राम सा, जय माता दी, धन्यवाद। शुरू करते हैं भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय। एक बार मोटे तौर पे एक बार सभी को बता देते हैं कि क्या होता है, भाषा क्या होती है, इसके बारे में, कैसे भाषा बनती है, मनुष्य जीवन में भाषा की कितनी इम्पोर्टेंस रहती है। ठीक है ना। तो देखो, मानव जाति के जो सुदीर्घ इतिहास में सर्वाधिक महत्व किसी का रहा है तो वो है संप्रेषण, कम्युनिकेशन। और वह संप्रेषण वह माध्यम है संप्रेषण का, भाषा। मनुष्य समाज की एक इकाई होता है और मनुष्य से ही समाज बनता है। समाज की इकाई होने के कारण जो परस्पर विचार है, भावना है, संदेश है, सूचना है, इन सब को अभिव्यक्त करने के लिए मनुष्य एक भाषा का प्रयोग करता है। चाहे वो भाषा सांकेतिक हो, चाहे वो भाषा लिखित हो, चाहे वो भाषा मौखिक हो। व्यवस्थित ध्वनियों, शब्दों, वाक्यों में प्रयुक्त कोई मानक भाषा भी हो सकती है। भाषा के माध्यम से ही हम अपने भाव, विचार एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। दूसरे के विचार अपन लोग जान पाते हैं। भाषा भी वह साधन है जिससे हम अपना इतिहास जान सकते हैं, संस्कृति जान सकते हैं, संचित ज्ञान, विज्ञान और अपनी महान परंपराओं को जान पाते हैं। संसार में संस्कृत हो गई, हिंदी हो गई, अंग्रेजी हो गई, बंगला हो गई, गुजराती हो गई, उर्दू हो गई, मराठी हो गई, तेलुगु हो गई, मलयालम, पंजाबी, उड़िया, जर्मन, फ्रेंच, इतावली, चीनी जैसी बहुत सारी अनेक भाषाएं हैं। और भाषा, भारत अनेक भाषा भाषी देश है, बहुत सारी भाषाएं हैं। हिंदी भाषा में भी बहुत सारी बोलियों के शब्द समावेश हैं, बहुत सारी भाषाओं के शब्द भी हिंदी भाषा में लिए गए हैं। तो जैसो अनेक बोली और भाषाओं से मिलकर हमारा भारत राष्ट्र बना है। संस्कृत हमारी सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा है और वर्तमान में हिंदी हमारी राजभाषा है, यानी कि जो राजकार्य की भाषा है। भाषा की मेजरली 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित। ठीक है। मौखिक भाषा जो आपस में बातचीत के द्वारा, भाषण के द्वारा, उद्बोधन के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। लिखित भाषा क्या होती है? जैसे लिपि के माध्यम से लिखकर प्रयोग में लाई जाती है। यद्यपि भाषा भौतिक जीवन के पदार्थों और मनुष्य के व्यवहार चिंतन की एक अभिव्यक्ति के साधन के रूप में विकसित हुई है, जो हमेशा एक सी नहीं रहती, अपितु उसमें दूसरी बोलियों, भाषाओं से संपर्क, भाषाओं से शब्दों का आदान प्रदान होता रहता है कहीं ना कहीं।
जीवन के प्रति रागात्मक संबंध भाषा के माध्यम से ही उत्पन्न होता है। किसी सभ्य समाज का आधार उसकी विकसित भाषा को ही माना जाता है। हिंदी खड़ी बोली ने अपने शब्द भंडार का विकास दूसरी जनपदीय बोलियों, संस्कृत, अन्य समकालीन विदेशी भाषाओं के शब्द भंडार के मिश्रण से किया है। किंतु हिंदी के व्याकरण के विविध रूप अपने ही रहे हैं। हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं के शब्द भी प्रयोग के आधार पर, व्यवहार के आधार पर आकर समाहित हो गए। भाषा हमेशा ध्यान रखना स्थायी नहीं होती है। इसमें दूसरी भाषा के लोगों के संपर्क में आने से परिवर्तन होते रहते हैं। भाषा में यह परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं, ठीक है ना। इस परिवर्तन में समय लगता है। इन परिवर्तनों के कारण नई नई भाषाएं बनती हैं और इसी कारण संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि के क्रम में ही आज की जो अपनी हिंदी भाषा है उसमें राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, बंगला, उड़िया, असमिया, मराठी अनेक भाषाओं का विकास हुआ है। हिंदी में बहुत सारी भाषाओं के शब्द मिलते हैं। भाषा के भेद देखो, जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे पत्र हो गया, लेख हो गया, पुस्तक हो गई, समाचार पत्र हो गया आदि में लिखित भाषा का प्रयोग होता है। विचारों का संग्रह भी लिखित भाषा से कर सकते हैं। मौखिक भाषा और लिखित भाषा, भाषा के दो टाइप है, भाषा के भेद। ये मैं आपको लिखवा रहा हूँ। वैसे मैं आपको बोल के सारा समझा दूंगा मौखिक रूप से। भाषा के भेद मैं देखूंगा कोई डेफिनेशन आई या कोई लिखाने जैसा हो तो मैं आपको लिखवा दूंगा। भाषा के भेद दो है, एक है मौखिक, ठीक है, जिन को हम बोल के व्यक्त कर सकते हैं जिसमें विचारों को, और दूसरी है लिखित, लिख कर, ठीक है, मौखिक और लिखित। मूलतः सामान्य जनजीवन के बीच बातचीत में मौखिक भाषा का ही प्रयोग होता है। इसे परितन पूर्वक सीखने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि जन्म से ही बालक द्वारा परिवार और समाज के संपर्क में आने से संप्रेषण व्यवहार के कारण स्वाभाविक रूप से मौखिक भाषा सीखी जाती है। इसमें सीखने की जरूरत नहीं रहती है। जबकि लिखित भाषा की वर्तनी और उसी के अनुरूप उच्चारण परितन पूर्वक सीखना पड़ता है, ठीक है ना। मौखिक भाषा की ध्वनियों के स्वतंत्र लिपि चिन्हों के द्वारा ही भाषा का निर्माण होता है। भाषा और बोली में भी डिफरेंस होता है। देखो कि एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। बोली का दूसरा नाम क्या है? उपभाषा, ठीक है ना। जैसे उपभाषा की कहा जाता है, कहा गया है कि कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर बानी। ये भी ध्यान रखना कि हर 5-7 मील में, हर 5 साल मील में बोली में बदलाव आ जाता है। भाषा का सीमित, अविकसित, आम बोलचाल वाला रूप बोली कहलाता है। बोली में साहित्य नहीं होता है, बोली का कोई व्याकरण नहीं होता है, बोली का कोई शब्दकोश नहीं होता है। जबकि भाषा एक विस्तृत, भाषा का एक बहुत बड़ा एरिया होता है, बहुत बड़े क्षेत्र में एक बोली जाती है भाषा। और भाषा में व्याकरण होता है, इसमें साहित्य रचना होती है, इसमें शब्दकोश भी होता है, ठीक है ना। किसी बोली का संरक्षण और अन्य कारणों से यदि क्षेत्र विस्तृत होने लगता है, साहित्य लिखा जाता है और वह भाषा बनने लगती है, उसका व्याकरण निश्चित होने लगता है, ठीक है ना। हिंदी की भी कुछ बोलियां हैं, जैसे हिंदी केवल खड़ी बोली मानक भाषा का विकसित रूप नहीं है, बल्कि इसमें अन्य बोलियां भी समाहित हैं, जिसमें खड़ी बोली भी शामिल है। इसके अलावा पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी, पहाड़ी, इसमें बहुत सारी बोलियों का
समावेशन है। भाषा और बोली में आपको मैं डिफरेंस लिखा देता हूँ। भाषा और बोली में अंतर क्या होता है। भाषा व बोली में अंतर, या आप ऐसे कह सकते हैं, या भाषा की डेफिनेशन ही लिखा लेते हैं कि भाषा क्या होता है। भाषा के बारे में क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने कि एक तो भाषा का क्षेत्र जो है वो एक विस्तृत होता है। विस्तृत क्षेत्र में बोले जाने वाले लोगों द्वारा बोले जाते हैं बड़े क्षेत्र में। और भाषा में ध्यान रखना, व्याकरण होता है भाषा का, ठीक है। भाषा में साहित्य रचना होती है, साहित्य रचना होती है। इसमें भाषा का व्याकरण होता है, साहित्य होता है, शब्दकोश होता है, शब्दकोश भी होता है, ठीक है। और ये ध्यान रखना है। वैसे अपन लोग एक साइड बोली भी देखी जाए तो बोली देखो, बोली का क्षेत्र जो है वो एक सीमित क्षेत्र होता है। सीमित क्षेत्र, सीमित क्षेत्र होता है। एरिया, कम एरिया में बोली जाते हैं। जैसे एक कहा मैंने बताया, कोस कोस पर बानी बदले 5 कोस पर, कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर बानी, यानी कि हर 5-7 मील पर बोली में बदलाव आ जाता है। बोली का क्षेत्र बहुत सीमित क्षेत्र रहा है, छोटा क्षेत्र रहा है, सीमित क्षेत्र। इसमें साहित्य नहीं होता है, यानी बोली की विपरीत होती है। जैसे भाषा, साहित्य नहीं होता है, इसमें शब्दकोश नहीं होता है, शब्दकोश नहीं होता है। और इसमें आप लोग कह सकते हैं इनका व्याकरण भी नहीं होता है, व्याकरण नहीं। ये इतना ध्यान रख दो ने, बहुत है। वो भी ध्यान रख देना कि कोस कोस पर बानी, पानी बदले 5 कोस पर बानी, ये बोली के लिए कहा गया है, ठीक है। और ये पॉइंट इतना ध्यान रखोगे ना, बहुत है। जैसे 6 to 12 कोई पढ़ रहा है, कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक, उसके लिए भी ये कभी पूछे जा सकते हैं। और हिंदी की बहुत सारी बोलियां भी हैं, वो भी मैं आपको लिखवा रहा हूँ। देखो प्रिय बंधुओं, एक मैं सच्ची बात बता रहा हूँ कि क्या है कि अपन लोग पढ़ाई को अगर बोझ लेके पढ़ेंगे ना, कभी सफल हो नहीं पाएंगे। कोई एग्जाम में अपन लोग पास नहीं हो पाएंगे, कभी अपन लोग याद नहीं रख पाएंगे। देखो, जो भी अपन लोगों को पढ़ना होता है उसको एक आनंद के रूप में पढ़ो। जैसे अपन व्याकरण पढ़ते हैं तो ऐसे बोल बोल के अच्छे ढंग से पढ़ो, तो अपन लोगों को याद भी होता है। जो भी अपन लोगों को बोल बोल के इशारों से पढ़ेंगे ना, तो वो अच्छे ढंग से याद रह सकती है, और वो आराम से पढ़ से अपन को बोझ भी नहीं लगता है। जैसे अपन आराम से मन ही मन में पढ़ रहे हैं तो फिर थोड़ी देर में बोर हो जाते हैं, ठीक है ना। ये हमेशा ध्यान रखना, और पढ़ते रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ते रहो। देखो, हिंदी की बोलियां भी कुछ हैं। हिंदी की बोलियां, बहुत सारी बोलियां हैं साथियों। जैसे पूर्वी हिंदी हो गई, पश्चिमी हिंदी हो गई, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी,
और बिहारी, राजस्थानी, वो नहीं सर वहां से कर लो, ठीक है। और पहाड़ी हो गई, ये जो है पूर्वी हिंदी में से बहुत सारे बोलियां हैं, ठीक है। जैसे पूर्वी हिंदी में अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, ये भी बोलियां शामिल हैं। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये क्या है? ये भाषाएं नहीं है, ये बोलियां हैं। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, ठीक है। और पश्चिमी हिंदी में जैसे खड़ी बोली हो गई, ब्रज हो गई, बांगरी हो गई, बुंदेली हो गई, ब्रज, बुंदेली, बांगरू, ठीक है। बिहारी में भी बहुत सारी बोलियों का समावेशन है, जैसे मगधी हो गई, मैथिली हो गई, भोजपुरी हो गई। मगधी, मैथिली, भोजपुरी, ये बोलियां हैं बिहारी की। राजस्थानी में मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती, मेवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती और एक मारवाड़ी, ये राजस्थानी की उपबोलियां हैं। पहाड़ी की भी हैं, जैसे गढ़वानी, कुमाऊनी, मंडियाली, गढ़वानी, कुमाऊनी, मंडियाली, ये गढ़वाली है, मंडियाली, ये बोलियां हैं। हिंदी की बोलियां पूर्वी हिंदी की, पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, पश्चिमी हिंदी में ब्रज, बुंदेली, बांगरू, बिहारी में मगधी, मैथिली, भोजपुरी, राजस्थानी मेवाती, मेवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती, मारवाड़ी, पहाड़ी में गढ़वाली, कुमाऊली, कुमाऊनी, मंडियावली, ठीक है। ये ध्यान रखना। देखो, इन जो बोलियों से बोलियों के मेल से हमारी एक हिंदी भाषा बनी है, ठीक है। और हिंदी भाषा को अब संवैधानिक दर्जा देना है, तो कब दिया गया? संविधान सभा ने हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया। 14 सितंबर 1949 से 1949 में, ठीक है। 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया, ठीक है। राजभाषा का हिंदी को राजभाषा या संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक दर्जा। विभिन्न बोलियों के मेल से बनी हिंदी की भाषाई विविधता कारण हिंदी के उच्चारण में विविधता पाई जाती है। हिंदी भाषा और व्याकरण, हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में, व्याकरण क्या काम आता है? जैसे किसी भाषा का व्याकरण जो होता है, जैसे भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देती है। जैसे अपन लोग एक है लिखते हैं ज्यों, ठीक है। तो अपन लोगों को अब इनका उच्चारण विच्छेद करना है, तो अपन लोगों को कैसे पता चलेगा? जो, य प्लस अ, धन अ,
ठीक है, इनको प्लस मत बोल देना, ठीक है, मैंने गलती से बोल दिया। इनको धन कहते हैं। प्लस तो मैथ में कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है प्लस, ठीक है, इनको धन कहा जाता है। ज्ञ, अब कुछ लोग उनको क्या पढ़ते हैं, ज्ञ कुछ लोग पढ़ते हैं ज्ञ, इनको ज्ञ नहीं पढ़ना भाई साहब। यही तो है ना, बहुत सारे लोग बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं, बड़े बड़े विद्वान होते हैं, वो भी गलत पढ़ लेते हैं। अपन लोग तो है ही क्या। तो इनको ज्या पढ़ा जाता है, ज य अ। अब इनको देखो कि जैसे कोई भी विच्छेद करते हैं, जैसे ज्या से ज से या निकालना हो तो उसमें हलंत किया गया है, ठीक है। हलंत का मतलब क्या है कि जो ये वर्ण है इससे ये निकलने वाला है तो ये हलंत होगा, ठीक है। अब यह से अ निकला है तो हलंत होगा। अब अ से कुछ नहीं निकला, यहाँ से एक शब्द समाप्त हो गया है तो यहाँ हलंत नहीं होगा। ये जानकारी अपन को कहाँ से मिली है, ये जानकारी अपन लोगों को ग्रामर से मिली है, व्याकरण से मिली है। तो अब अपन लोग सीधा सा जान पाते हैं कि व्याकरण का काम क्या है। जैसे किसी भाषा को कैसे बोला जाएगा, किसी भाषा को किस ढंग से लिखा जाएगा, ये जानकारी कौन देती है, व्याकरण देती है। और व्याकरण को भी जानना बहुत आवश्यक होता है। हिंदी की विभिन्न ध्वनि हो गई, वर्ण हो गए, पद हो गए, पदांश हो गए, शब्द हो गए, शब्दांश हो गए, वाक्य हो गए, वाक्यांश हो गई आदि की जो विवेचना है उसमें विभिन्न घटक प्रकारों का वर्णन हिंदी भाषा में किया जाता है। हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले व्याकरण का डेफिनेशन लिखवा लेते हैं। हो सकता है कुछ भाई बहन नहीं समझे होंगे। व्याकरण क्या होती है, इंग्लिश में कह सकते हैं ग्रामर, ठीक। व्याकरण क्या होती है कि किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने व बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला एक क्या है, शास्त्र है, ठीक है। भाषा को शुद्ध रूप में बोलने व लिखने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण होता है। हिंदी व्याकरण को शब्द विचार, वर्ण विचार और वाक्य विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार 3 भागों में व्याकरण को बांटा गया है। हिंदी व्याकरण को अपन लोग भी 3 भागों में हिंदी व्याकरण को पढ़ेंगे, ठीक है ना। इन 3 भागों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, सब कुछ हिंदी व्याकरण। ये सर थोड़ा कम चल रहा है, दूसरा वाला दे दीजिए। हाँ वो दीजिएगा। तो हिंदी व्याकरण, हाँ ये ठीक है, ये वाला थोड़ा ठीक चल रहा है। हिंदी व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ये अपन लोग भी 3 भागों में डिवाइड करके हिंदी व्याकरण को पढ़ेंगे। व्याकरण क्या होती है अपन लोगों ने पढ़ा है। व्याकरण के 3 भाग कौन कौन से हैं, वर्ण विचार, वाक्य, शब्द विचार और वाक्य विचार। देखो अगला कि नागरी लिपि का परिचय और वर्तनी। भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। लिपि क्या होती है, लिपि
भाषा के लेखन चिन्हों को जिस रूप में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। ठीक है ना। भाषा के लेखन चिन्हों को जिस रूप में लिखा जाता है उसे भाषा की ध्वनियों को, सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई, भाषा की ध्वनियों को, भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। उसे लिपि कहते हैं। अर्थात किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को जो लिखकर व्यक्त करने के लिए जिन वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। सेकंड ऐसे भी कह सकते हैं आप लोग लिपि की डेफिनेशन, संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली भाषाओं की लिपि इन सब की देवनागरी है। ठीक है। देवनागरी लिपि किन किन की है? देवनागरी लिपि है एक संस्कृत की, एक हिंदी की, संस्कृत की, हिंदी की, मराठी की, कोंकणी की, नेपाली की, संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली, कोंकणी। ठीक है। इनकी लिपि है देवनागरी। कोंकणी को गोवा भी कह सकते हैं। जैसे अंग्रेजी की रोमन है, पंजाबी की गुरुमुखी है, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी, ये लिपियां हैं। भारत सरकार के अधीन केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अनेक भाषाविदों, पत्रकारों, हिंदी सेवी संस्थानों, विदेश विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के सहयोग से हिंदी की वर्तनी देवनागरी में एक मानक स्वरूप तैयार किया है। सभी हिंदी प्रयोक्ताओं के लिए एक समान रूप से मान्य है। देवनागरी लिपि का निर्धारित मानक रूप है। जैसे स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। इन स्वर और व्यंजन को मिलाकर कितने हो गए? 44। ठीक है। अब इनको बारे में देखो। अ, आ, ई,
उ उ, री ए आई ओ औ। ठीक है, ये 11 स्वर लिखवा रहा हूँ। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये हो गए 11 स्वर। अब देखो आ की कोई मात्रा होती नहीं है। आ की मात्रा हो गई ऐसे, आ की मात्रा इस ढंग से, ये आ की मात्रा। छोटी ई की मात्रा ये हो गई छोटी ई की मात्रा। ये हो गई बड़ी ई की मात्रा। और इसी प्रकार ये हो गई छोटे ऊ की मात्रा, ये हो गई बड़े ऊ की मात्रा, और ये हो गई री की मात्रा। इस ढंग से री इस ढंग से होगा। और ये हो गई ए की मात्रा, ये हो गई आई की मात्रा, ये हो गई ओ की मात्रा, और ये हो गई औ की मात्रा इस ढंग से। ठीक है, ये मात्रा तो सभी को पता ही है, लगभग लोगों को मात्राओं का ज्ञान है सभी को। बट ये आपको मैं एक बार लिखा दिया, कोई नहीं। अनुस्वार, अनुस्वार, अनुस्वार जो है वो इस ढंग से होता है। ये अनुस्वार होता है, ये लगा होता है ना इस ढंग से, ये अनुस्वार है। ठीक है, अनुस्वार से भी कुछ शब्द लिखे जैसे अंश, अंदेशा, संपदा, अंश, अंश, अंदेशा, अंश, संपदा। ये इसमें अनुस्वार लगा हुआ है सभी में, इस ढंग से लगा है। ठीक है, अनुनासिक, अनुनासिक जैसे चंद्र बिंदु अपन लोग कहते हैं, चंद्र बिंदु इस ढंग से। ठीक है, जैसे इससे शब्द लिखे हुए होते हैं, जैसे चांद में अनुनासिक लगा हुआ होता है। जैसे हंसना, धुआं, बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है ना। और विसर्ग भी लगा होता है, जैसे विसर्ग इस ढंग से होता है, इस तरीके से विसर्ग लगा होता है। विसर्ग, विसर्ग इस ढंग से विसर्ग लगा होता है। और विसर्ग से भी कुछ शब्दों में ये विसर्ग का प्रयोग होता है, जैसे अधः पतन, दुख, मनः स्थिति, अधः पतन, अधः पतन, मनः स्थिति, मनः स्थिति, और अधः पतन, मनः स्थिति और दुख, इनमें विसर्ग का प्रयोग होता है। दुख, इन सब में ये मैंने स्वरों में पढ़ाया था। 11 स्वर, जिसमें अनुस्वार, अनुनासिक, अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु, विसर्ग, इनका प्रयोग भी बताया था, किन शब्दों के साथ होता है वो भी। अब व्यंजन, व्यंजनों में पढ़ते हैं। व्यंजन 33 होते हैं। ठीक है, क ख ग घ ड़ च स ज झ ञ, क ख ग घ ड़, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण,
थ द ध न प फ ब भ म प फ ब भ म य र ल व स स और ह। ये 33 व्यंजन है। क ख ग घ च छ ज झ न ट ठ ड ढ न प फ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स स स त्र ग स स ह। इनमें देखो व्यंजन में संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन चार होते हैं। छ त्र ज स्र चार होते हैं। छ त्र ज और स्र। ठीक है, छ त्र ज और स्र। अब इनको कैसे लिखा जाता है? कुछ लोग मिस्टेक करते हैं लिखने में, वो मैं आगे बताऊंगा। जैसे छ को लिखते हैं छ, इसको ढंग से नहीं पढ़ते, इसको पढ़ा जाता है कच्छ कच्छ, क साथ में पढ़ा जाता है कच्छ। ठीक है ना, इनका विच्छेद करके इसको ऐसे लिखा जाता है क धन। वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, ढंग से, क्योंकि वो आगे अपना टॉपिक भी है। कच्छ और तरह को तर अ लिखा जाता है, तर अ से मिलकर तरह बना है। इनको पढ़ते हैं ज्ञ, बल्कि ये ज्ञ नहीं है, ज्य है, ज य अ। ठीक है, इनको पढ़ते हैं श्र, तो इनको स र अ से मिलकर ये बना है। इनको श्री पढ़ते हैं कुछ लोग। और संयुक्त व्यंजन छ त्र ज और स्र। हल चिहन, हल चिहन भी है इसमें, इस प्रकार से होता है हल चिहन से। हल चिहन से प्रहलाद में हल चिहन का प्रयोग होता है, प्रहलाद। इनको लोग पढ़ते हैं पहलाद। प्रोनाउंसिएशन लोगों का सही नहीं होता है, लोग इनको पढ़ लेते हैं पहलाद। पहलाद नहीं है, प्रहलाद होता है। जैसे पट्टा हो गया, प्राहन हो गया, पट्टा, अप्राहन। ठीक है, इस ढंग से हल चिह्न का प्रयोग होता है। गृहीत स्वर, गृहीत स्वर, गृहीत गृहीत स्वर, गृहीत स्वर। देखो गृहीत स्वर आ होता है, आ। इनको आ नहीं पढ़ा जाता, आ पढ़ा जाता है, आ। ठीक, ऐसे। इनको आ पढ़ा जाता है। गृहीत व्यंजन जैसे क ख ग ज फ, क ख ग ज फ गृहीत व्यंजन भी होते हैं। क ख ग ज फ, ये गृहीत व्यंजन है, ये गृहीत स्वर है। गृहीत स्वर आ, ये अंग्रेजी का, इसमें अंग्रेजी का शब्द लिखा जाता है। जैसे डॉक्टर हो गया, अंग्रेजी भाषा से गृहीत स्वर है। ठीक है ना, जैसे डॉक्टर। कॉटेज, ये अंग्रेजी के शब्द हैं। और कॉलेज, ठीक। फारसी से भी गृहीत ध्वनियाँ हैं। जैसे फारसी से गरीब हो गया, गजल हो गया, गरीब, गजल। और जैसे फारसी से गृहीत व्यंजन आए हुए हैं। फारसी से कौन कौन से आए हुए हैं गृहीत व्यंजन?
फारसी से गृहीत व्यंजन, जैसे गजल हो गया, गजल, गरीब हो गया, और फन हो गया, कौम हो गया, छत हो गया, फन, कौम, छत, ये फारसी के से गृहीत व्यंजन लिए गए हैं। और जो भी गृहीत व्यंजन है उसके नीचे ये लगेगा, इस प्रकार से अनुस्वार लगेगा नीचे, ठीक, ये ध्यान रखना। देखो इनको एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं। आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है उनको एक छोटे से पॉइंट में रिवाइज करते हैं। देखो, क्योंकि हम अपनी बात एक दूसरे को भाषा के माध्यम से ही कहते हैं, और भाषा के दो टाइप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, लिपि। और भाषा के सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। बोली का अन्य नाम क्या है, उपभाषा है। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, कितनी बोलियां हैं, तो लगभग एवरेज कह सकते हैं 18 से लेकर 22 हिंदी की उपबोलियां हैं, उपभाषाएं, बोलियां या उपभाषाएं हैं। और 5 उपभाषाओं विभाषाओं में विभाजित की गई। 5 उपभाषाओं या फिर विभाषाओं में हिंदी को विभाजित किया गया, जैसे पश्चिमी हिंदी हो गई, पूर्वी हिंदी हो गई, राजस्थानी हो गई, बिहारी हो गई, पहाड़ी हो गई, ठीक है ना। और भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने संबंधी रूल्स का पता कराता है शास्त्र। उस शास्त्र का नाम क्या है, व्याकरण। इसी के साथ पुनः सभी को धन्यवाद, नमस्कार। इसी के साथ अपन लोग यहीं वीडियोस को समाप्त करते हैं। अगले वीडियोस में फिर अपन लोग मैं वर्ण विचार और आरक्षित खंड पढ़ाऊंगा। धन्यवाद सभी को, राम राम।